गांव का नाम छोटा था, पर उसके आसपास का संसार बहुत बड़ा और फैला हुआ लगता था। दूर दूर तक फैले खेत, सरसों की पीली चमक और पीछे ऊंचे पहाड़ मानो इस जगह को किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा बना देते थे। शहर की चकाचौंध और अपराध से भरी गलियों से बिल्कुल अलग यह गांव अपने आप में एक शांत झील जैसा था। यहाँ लोग सुबह सूरज निकलते ही खेतों की ओर निकल जाते और शाम ढलते ही अपने छोटे छोटे घरों में लौट आते। उनका जीवन कठिन था लेकिन साफ सुथरा। इसी गांव में एक आदमी भी था जिसे सब मास्टर जी कहते थे। उसके असली नाम के बारे में कोई नहीं जानता था, किसी ने कभी पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। गांव के लोग इतने सीधे साधे थे कि उनके लिए नाम से ज्यादा मायने उस व्यक्ति का काम रखता था, और मास्टर जी का काम था बच्चों को पढ़ाना। हर सुबह जब सूरज धीरे धीरे खेतों से झांकता, गांव की मिट्टी से बनी संकरी पगडंडियों पर एक पतली सी परछाई दिखाई देती। वह मास्टर जी होते। अपने पुराने बैग को कंधे पर टांगे, साधारण धोती कुर्ता पहने बच्चों के स्कूल की ओर जाते हुए। गांव के लोग उन्हें सम्मान से देखते थे। उनकी चाल में न कोई जल्दी होती, न कोई घबराहट, बस एक अजीब सी शांति। यह वही शांति थी जिसने गांव वालों को उनसे जोड़ दिया था। बच्चों के माता पिता उन्हें शुक्रगुजार नजरों से देखते थे, क्योंकि उनके आने से गांव के स्कूल की हालत बदल गई थी। बच्चे जो पहले खेतों में गाय बकरियों के पीछे घूमते थे, अब किताबों में सिर झुकाकर पढ़ाई करने लगे थे। मास्टर जी ने उन्हें न केवल पढ़ना लिखना सिखाया, बल्कि अनुशासन और इंसानियत का मतलब भी समझाया। पर मास्टर जी के दिल में एक ऐसी दुनिया भी थी जिसे वह कभी किसी के सामने खोलना नहीं चाहते थे। उनके अतीत की परछाई इतनी भारी थी कि वे हर दिन उसके बोझ के साथ जीते थे। किसी को मालूम नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला मास्टर कभी मौत का सौदागर था। उसने कभी अपने ही देश के लिए छुपकर ऐसे काम किए थे जिनके बारे में आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वह एक ऐसा हिटमैन था जिसे सिर्फ एक मकसद के लिए रखा गया था, दूसरे हत्यारों और अपराध जगत के सबसे बड़े सरगनाओं को मिटाने के लिए। उसकी पहचान इतनी गहरी और खतरनाक थी कि देश की अंधेरी गलियों में उसका नाम सुनकर बड़े बड़े गिरोह कांप जाते थे। लेकिन यह सब बीते दिनों की बात थी। अब वह सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया था। उसने अपनी असली पहचान दफन कर दी थी और अब बस एक नए किरदार में जी रहा था, एक शिक्षक के रूप में। गांव के बच्चे उसे मास्टर जी कहते और वह इस नाम को ही अपनी नई पहचान मान चुका था। कभी कभी जब वह बच्चों को अक्षर सिखाते सिखाते खिड़की से बाहर झांकता, उसकी आंखें बहुत दूर अतीत में चली जाती। उसे याद आता कि कैसे उसने कभी अपने हाथों से ऐसे खून किए थे जिन्हें याद करके उसके भीतर का इंसान कांप उठता था। लेकिन उसी वक्त बच्चों की खिलखिलाहट उसे वापस खींच लाती। वह खुद को समझाता, अब मैं वही आदमी नहीं रहा, अब मैं बस मास्टर हूँ। गांव के लोग ये मानते थे कि मास्टर जी ने शहर की भीड़ भाड़ और गलतियों से थककर यहाँ शांति खोजने का फैसला किया है। और सच भी यही था, मगर आधा सच। असलियत इतनी डरावनी थी कि अगर वे जान जाते तो शायद उन्हें उसकी छाया से भी डर लगने लगता। लेकिन मास्टर जी के लिए ये गांव उसकी आखिरी उम्मीद थी। ये वही जगह थी जहां वह खुद को बदल सकता था, जहां वह इंसान की तरह जी सकता था, न कि एक हत्यारे की तरह। गांव का जीवन सरल था और मास्टर जी का दिन भी लगभग हर दिन एक जैसा बीतता। सुबह बच्चों को पढ़ाना, दोपहर में उनके साथ खेतों के किनारे खेलना और शाम को अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आना। मगर इस सादगी के पीछे उनके दिल में हमेशा एक अनदेखा डर पलता रहता था। वह डर था पहचान का डर। उन्हें हमेशा लगता कि कहीं कोई पुराना दुश्मन, कोई पुराना जानकार या फिर कोई ऐसी परछाई जिसे उन्होंने कभी मिटाया था अचानक सामने ना आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी सारी मेहनत, यह नया जीवन और बच्चों के सपने सब राख हो जाएंगे। यही वजह थी कि वह अपने चेहरे पर हमेशा सन्नाटा रखता और अपने बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं करता। गांव वाले उसकी चुप्पी को संकोच समझते थे, पर असल में वह उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। गांव के लोग मास्टर जी को अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। कोई अपनी बेटी की शादी का कार्ड उन्हें सबसे पहले देता, तो कोई फसल काटने पर अनाज का हिस्सा उनके दरवाजे पर छोड़ जाता। लेकिन मास्टर जी इन सब चीजों को बहुत संकोच से स्वीकारते। वह जानते थे कि जितना गहरा वह इस गांव की जिंदगी में उतरेंगे, उतना मुश्किल होगा उनके लिए कभी यहाँ से अलग होना। और उन्हें पूरा यकीन था कि एक दिन उन्हें फिर से यह गांव छोड़ना पड़ेगा। शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप जाता और आसमान पर लालिमा फैल जाती, तो मास्टर जी अक्सर अकेले खेतों की मेड़ पर बैठ जाते। बच्चों की मासूम हंसी, उनकी शरारतें और किताबों की खुशबू दिन भर उनके भीतर एक हल्की रोशनी भर देती थी। लेकिन जैसे ही रात होती, उस रोशनी पर अतीत की काली परछाइयां हावी हो जाती। उनके दिमाग में एक एक चेहरा तैरता, वो चेहरे जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से खत्म किया था। उन्हें याद आता कि कैसे कभी एक आदेश पर उन्होंने बिना सोचे समझे जाने ले ली थी, कैसे कभी उनकी उंगली ट्रिगर पर जाती और सामने खड़ा इंसान बस धुएं में बदल जाता। पर अब
अब वह अपने भीतर की उस आग को शांत कर चुके थे। कम से कम वह यही मानते थे। उनके लिए यह गांव एक आश्रय था। मिट्टी की खुशबू, बच्चों की चहक और गांव वालों का भरोसा, ये सब मिलकर उन्हें इंसान बने रहने की वजह देते थे। उन्होंने सोचा था कि अब यही उनका सच है, यही उनका अंत और शुरुआत है। लेकिन मास्टर जी शायद ये भूल गए थे कि इंसान अपने अतीत से पूरी तरह कभी नहीं भाग सकता। वह चाहे जितनी दूर चला जाए, जितनी बार अपना चेहरा और पहचान बदल ले, उसके भीतर का सच हमेशा उसके साथ चलता है। और सच का एक अजीब नियम है, वह एक दिन सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। मास्टर जी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी नई जिंदगी की दीवार बहुत मजबूत नहीं है। एक छोटी सी दरार, एक छोटी सी घटना और सब कुछ ढह जाएगा। और वह दरार आने ही वाली थी। उस दिन सुबह भी वैसी ही थी जैसी हर रोज होती थी। मास्टर जी ने बच्चों को एक नई कविता सुनाई थी। बच्चे तालियां बजा बजा कर उसकी पंक्तियां दोहराते रहे। उनके छोटे छोटे चेहरों पर मासूमियत और उत्साह झलक रहा था। मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे और बच्चे नोटबुक में नकल कर रहे थे। वातावरण में केवल बच्चों की आवाजें और चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त गांव की शांत हवा अचानक बारूद की गंध से भर गई। स्कूल की खिड़कियों से पहले धूल उड़ी, फिर दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया और अगले ही पल 20 हथियारबंद आतंकवादी स्कूल में घुस आए। उनके चेहरे काले कपड़े से ढंके हुए थे, हाथों में आधुनिक बंदूकें थीं और आंखों में पागलपन की आग। बच्चे अचानक चीख उठे। कुछ अपने बेंच के नीचे छिप गए, कुछ मास्टर जी से चिपक गए। शिक्षकगण घबराकर कोने में खड़े हो गए। पूरा माहौल पल भर में बदल गया। जो जगह अभी तक बच्चों की मासूम पढ़ाई से भरी थी, वह अब डर और दहशत का कैद खाना बन चुकी थी। आतंकियों का सरदार जोर से चिल्लाया, सुनो सब, अब यह स्कूल हमारे कब्जे में है। कोई बाहर जाने की कोशिश करेगा तो सीधा मौत मिलेगी। उसकी आवाज इतनी कठोर थी कि दीवारें भी मानो कांप उठी। आतंकी बच्चों और शिक्षकों को इकट्ठा करके एक कमरे में बंद करने लगे। उनका मकसद साफ था, सरकार पर दबाव डालना। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनके गिरफ्तार किए गए नेता को छोड़ा नहीं गया तो वे इन मासूमों की बलि चढ़ा देंगे। मास्टर जी उस समय बच्चों के बीच खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में न डर था न घबराहट, बस वही शांत ठंडापन जो हमेशा उनके चेहरे पर रहता था। गांव वालों को तो वह बस एक साधारण मास्टर लगते थे, लेकिन आतंकियों ने भी जब उनकी आंखों में झांका तो कुछ पल के लिए उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बच्चे मास्टर जी की ओर देख रहे थे। उनके छोटे छोटे दिलों में डर उमड़ रहा था, पर मास्टर जी की शांत मौजूदगी उन्हें ढांढस बंधा रही थी। जैसे उनके गुरु के पास होने से उन्हें यकीन हो रहा था कि कुछ बुरा नहीं होगा। मास्टर जी के मन में केवल एक ही विचार था, जब तक मेरे बच्चों को कोई चोट नहीं पहुंचाता, मैं बस एक मास्टर रहूंगा, हत्यारा नहीं। लेकिन उन्होंने यह भी ठान लिया था कि अगर किसी ने सीमा लांघी तो वह वही आदमी बन जाएंगे जिससे पूरी दुनिया कभी डरती थी। आतंकियों ने स्कूल के हर कोने पर पहरा बिठा दिया। खिड़कियों पर हथियार ताने लोग खड़े हो गए और दरवाजे पर 2 बंदूकधारी लगातार निगाहें गड़ाए रखे। बच्चों को एक तरफ बैठा दिया गया था और शिक्षकों को दूसरी तरफ। पूरा कमरा घुटन और दहशत से भरा था। सरदार ने मोबाइल फोन निकाला और कैमरे के सामने अपने इरादे साफ कर दिए। उसने सरकार को धमकी दी कि अगर अगले 24 घंटे में उनका नेता जेल से बाहर नहीं आया तो ये सब मासूम बच्चे खून की नदी में बहा दिए जाएंगे। उसकी हर बात के साथ वह अपनी बंदूक लहराता और मासूम बच्चों की ओर इशारा करता। बच्चे कांपते, कुछ रोने लगते और कुछ मास्टर जी के पीछे छिप जाते। मास्टर जी अब भी चुप थे। उनकी आंखें धीरे धीरे हर आतंकी पर घूम रही थीं, जैसे वह बिना बोले सबकी ताकत और कमजोरियों का हिसाब लगा रहे हों। मगर उनके चेहरे पर न गुस्सा था न बेचैनी, बस एक अजीब सी स्थिरता थी। आतंकियों को लगा कि ये आदमी डर के मारे पत्थर हो गया है। कोई साधारण मास्टर ही होगा जो बंदूक देखकर सांस तक रोककर बैठा है। लेकिन हकीकत ये थी कि मास्टर जी का दिमाग बहुत गहरे तक काम कर रहा था। वह हर हरकत, हर कदम, हर हथियार की स्थिति को ऐसे देख रहे थे मानो उनके भीतर एक और आंख हो। वो आंख जो कभी उन्हें हिटमैन बनाती थी। उन्होंने खुद से एक वादा कर लिया था, अगर मेरे बच्चों को कुछ नहीं होता तो मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर किसी ने एक भी नन्ही जान को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपने उस रूप को खोल दूंगा जिसे मैंने सालों से दफनाया हुआ है। कमरे में सन्नाटा पसरा था। बच्चे रो रो कर थक चुके थे। महिलाएं सिर झुकाए प्रार्थना कर रही थीं और आतंकवादी अपनी बंदूकों को ताने बैठे थे। मास्टर जी बैठकर सब देखते रहे, बाहर से सामान्य, भीतर से तूफान। ये वही मौका था जब उनकी दोनों जिंदगियां एक दूसरे के सामने खड़ी थी। एक तरफ मास्टर और दूसरी तरफ मौत का साया। समय धीरे धीरे सरक रहा था।
बच्चे थकान और डर से चुपचाप एक दूसरे से लिपटे बैठे थे। अचानक आतंकियों में से एक की नजर बच्चों की कतार में बैठी उस लड़की पर पड़ी जो गांव के स्कूल की सबसे होशियार और निडर छात्रा थी। उसकी आंखों में हमेशा पढ़ाई का उजाला चमकता था, लेकिन इस समय वह भी डरी सहमी थी, मास्टर जी के पीछे दुबकी हुई। आतंकी के चेहरे पर एक नीच मुस्कान फैल गई। उसने अपनी बंदूक एक साथी के हवाले की और लड़की की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में वह घिनौनी ललक झलक रही थी, जिसे देखकर बाकी बच्चे सहम गए। कमरे में अचानक फुसफुसाहट और हलचल होने लगी। लड़की घबराकर पीछे खिसकी, लेकिन उसकी नजर मास्टर जी पर गई। उसकी आंखें मानो मदद की गुहार लगा रही थी। मास्टर जी के भीतर कुछ टूटने और जागने लगा। अब तक उन्होंने खुद को बांध कर रखा था। जब तक कोई बच्चों को चोट नहीं पहुंचाएगा मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन यह सीमा अब टूट चुकी थी। आतंकी लड़की तक पहुंच गया और उसने उसकी कलाई पकड़ ली। लड़की ने चीख मार दी। यही वह क्षण था जब मास्टर जी का धैर्य राख की तरह उड़ गया। बिना कोई आवाज किए, बिना कोई चेतावनी दिए, उन्होंने आगे बढ़कर आतंकी का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ऐसी थी जैसे लोहे की जंजीर अचानक कस गई हो। आतंकी ने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी नसें खिंच गईं। उसके मुंह से दर्द की चीख निकल गई। छोड़, छोड़ मुझे, वह गुर्राया। कमरा सन्न हो गया। सभी बच्चों की सांसें थम गईं। बाकी आतंकियों ने यह नजारा देखा और पहली बार उनके चेहरे पर हैरानी झलक उठी। मास्टर जी अब भी चुप थे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस एक ठंडी नजर और पत्थर सी पकड़। आतंकी झल्लाकर उनकी कॉलर पकड़ने के लिए झपटा ताकि उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा सके, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मास्टर जी के गले पर गया, उनकी शर्ट का ऊपरी बटन खुल गया और तभी उसकी नजर मास्टर जी की छाती पर पड़ी। वहां उनकी त्वचा पर गुदा हुआ वह टैटू चमक रहा था, वही निशान जिसे उसने सालों पहले देखा था। उस नरसंहार की रात उसकी आंखें फैल गईं, सांसें अटक गईं। उसे याद आया वह रात जब उसके सरदार का साम्राज्य 2 दिनों में खाक हो गया था, जब एक अकेला आदमी बिना किसी मदद उनके 70 साल पुराने अंडरवर्ल्ड को चीरकर खत्म कर गया था। वह आदमी जैसे मौत का दूसरा नाम था, और जब वह बेहोश होने से पहले आखिरी बार उस चेहरे और टैटू को देख पाया था, तो वही तस्वीर उसकी रगों में जम गई थी। अब वही टैटू, वही साया उसके सामने खड़ा था। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, चेहरा पसीने से भर गया, होंठ कांपे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू वही है। और अगले ही पल, जैसे उसके भीतर की सारी हिम्मत खत्म हो गई हो, वह मास्टर जी का हाथ छुड़ाकर पीछे हट गया। बच्चे, शिक्षक और बाकी आतंकी सब स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक इस आतंकी के चेहरे पर इतनी दहशत क्यों उतर आई। लेकिन उस एक आदमी को पता था, मास्टर जी का असली चेहरा उसने पहचान लिया था। आतंकी ने कांपते हाथों से मास्टर जी की कॉलर छोड़ी और पीछे हटते ही जैसे जमीन पर गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थीं, सांसें तेज तेज चल रही थीं, जैसे वह किसी प्रेत को सामने देख रहा हो। उसके होंठ कांप रहे थे। माँ, माफ करना, मैं नहीं जानता था। यह कहते हुए वह अचानक पीछे मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। कमरे में मौजूद बाकी आतंकवादी यह देखकर सन्न रह गए। उनके लिए यह नजारा किसी अजूबे से कम नहीं था। उनका साथी, जो अभी कुछ पलों पहले मासूम बच्ची पर अपना जोर दिखाने जा रहा था, अब पसीने में भीग कर भाग रहा था। सबकी नजरें उसके पीछे गईं, और जब उन्होंने मास्टर जी की ओर देखा तो उन्हें वही झलक दिखाई दी, छाती पर वह टैटू। वह टैटू कोई साधारण निशान नहीं था। यह आतंक की दुनिया का वह डरावना प्रतीक था जिसके बारे में उनके पुराने सरदार ने उन्हें दर्जनों बार चिताया था। वह कहा करता था, अगर कभी किसी आदमी की छाती पर यह निशान दिखे तो समझ लेना कि मौत सामने खड़ी है। वह वही है जिसने हमारे 70 साल पुराने साम्राज्य को 2 दिनों में राख कर दिया था। आतंकियों के बीच सन्नाटा छा गया। किसी के हाथ की बंदूक हिलने लगी, किसी के माथे पर पसीना छलक आया। उन्हें लगा जैसे हवा ही बदल गई हो। कमरे में अब सिर्फ एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी मौजूदगी 20 हथियारबंद आदमियों से भारी थी। जैसे आतंकी ने यह दृश्य देखा था, उसने तो सीधे बाहर भागकर अपने साथियों को पुकारा। उसके शब्द कांप रहे थे। वो यही है, वही शख्स, वही साया। बाकी आतंकियों ने जब मास्टर जी का टैटू साफ देखा तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें याद आया कि उनके मुखिया ने कई बार वह टैटू अपने हाथ से बनाए चित्रों में दिखाया था ताकि लोग पहचान सकें, और अब वही डरावनी पहचान उनके सामने खड़ी थी। एक एक करके सबकी आंखों से गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह भय ने ले ली। उनके लिए यह अब कोई साधारण मास्टर जी नहीं था। यह वही आदमी था जो इंसानों को पलक झपकते मौत में बदल देता था। बच्चे और शिक्षक अभी तक समझ नहीं पाए थे कि यह सब हो क्या रहा है। उन्होंने बस यह देखा कि जिन लोगों के हाथ में बंदूकें थीं, उनके चेहरों पर अचानक भय उतर आया है। कमरे में भरी दहशत अब आतंकियों की तरफ झुक चुकी थी, और मास्टर जी वह अब भी शांत खड़े थे। उनकी आंखों में न कोई जीत की चमक थी, न गुस्से की आग,
बस वही ठंडापन जो हमेशा उनके चेहरे पर रहता था। लेकिन आतंकियों ने यह ठंडापन पहले भी देखा था। ये वही ठंडापन था जो मौत से पहले उनके साथी सरगनाओं की आंखों में झलकता था। और यही वह क्षण था जब पूरे 20 हथियारबंद लोग एक साधारण मास्टर के सामने बिखरने लगे। कमरे में चुप्पी इस कदर भारी हो गई थी कि बच्चों की हल्की सिसकियां और बंदूकों की हल्की खनखनाहट तक साफ सुनाई दे रही थी। जिस आतंकवादी ने मास्टर जी का टैटू देखा था, वह पहले ही डर के मारे भाग चुका था। बाकी 20 लोगों के चेहरों पर अब वह गुस्सा नहीं था जो कुछ देर पहले बच्चों को बंदूक तानते हुए दिख रहा था। उनकी आंखों में अब बस आतंक ही आतंक था, मौत का आतंक। वह टैटू उनके लिए किसी भूत की छाया की तरह था। उनके पुराने सरदार ने उन्हें सैकड़ों बार उस रात का जिक्र किया था, वह रात जिसने उनकी दुनिया हिला दी थी। वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो कहर था, कहर की आंखें थीं। 2 दिनों में उसने हमारे 70 साल पुराने साम्राज्य को धूल बना दिया। मैं उसे देख चुका हूँ। मैंने उसकी छाती पर वह टैटू देखा था। याद रखना, अगर कभी वह निशान तुम्हारे सामने आया तो हथियार नीचे रख देना, वरना तुम सांस लेने का मौका भी नहीं पाओगे। यह चेतावनी उनके दिल दिमाग में गहरी गूंज की तरह बसी हुई थी और आज वह चेतावनी हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी थी। आतंकियों ने एक दूसरे को देखा। उनकी उंगलियां बंदूक की ट्रिगर पर जमी थीं, लेकिन उनमें दबाने की हिम्मत नहीं बची थी। उनके हाथ कांप रहे थे, हथियार जैसे उनसे बोझ बनकर चिपक गए थे। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, न, नहीं, या वही है। दूसरे ने तुरंत उसके शब्दों को पूरा किया, वही मौत का साया जिसने सबको खत्म कर दिया था। उनकी आंखों के सामने वह पूरा दृश्य तैर गया। गोलियों की बौछार, लाशों का ढेर और एक अकेला आदमी जो अंधेरे में चलता हुआ हर बाधा को काटता जा रहा था। उस आदमी की नजरें, उसका सन्नाटा और उसकी छाती पर बना वही खौफनाक टैटू। अब ये सब किसी कहानी की तरह नहीं था, न ही पुराने सरदार की चेतावनी की तरह। ये सब उनके सामने हकीकत बनकर खड़ा था। उनका दिल मान रहा था कि अगर उन्होंने एक भी कदम गलत उठाया तो यह आदमी अकेले ही पूरे 20 लोगों को पल भर में मिटा देगा। और उनके सामने बैठे मासूम बच्चे जिनको वे ढाल बना रहे थे, अब उनकी ढाल नहीं बल्कि उनके लिए मौत के गवाह बन चुके थे। हवा भारी हो गई थी, हर तरफ सन्नाटा और घबराहट का जाल फैल चुका था। बच्चे अब भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आतंकियों की आंखों में जो डर था वह धीरे धीरे सबके दिल तक पहुंचने लगा। और इस तरह वह कमरा जहां कुछ देर पहले बंदूकों और धमकियों का राज था, अब एक अकेले आदमी की खामोश मौजूदगी से कांप रहा था। कमरे में फैली हुई उस भयावह चुप्पी को अचानक बाहर से आती पुलिस की गाड़ियों की आवाज ने तोड़ा। दूर से सायरन की गूंज सुनाई दी। आतंकियों का सरदार, जो अब तक खुद को सबसे मजबूत समझ रहा था, मास्टर जी का टैटू देखते ही भीतर से टूट चुका था। उसका चेहरा पीलापन लिए कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने अपने पुराने मुखिया की बातें तैर रही थीं। अगर कभी वो आदमी फिर से सामने आया तो लड़ना मत, क्योंकि उसकी छाया भी मौत से तेज है। हथियार डाल देना, भाग जाना, क्योंकि उसकी बंदूकें नहीं, उसका सन्नाटा मारता है। आतंकी अब कसमसाने लगे। उनके हाथों से बंदूकें फिसलने लगी। किसी ने पहली बार डरते डरते अपनी राइफल जमीन पर डाली। उसके बाद मानो यह एक लहर बन गई। एक एक करके सभी हथियार खनकते हुए जमीन पर गिरने लगे। उनके चेहरों पर वह हेकड़ी, वह अकड़, वह नफरत सब गायब थी। अब बस डर था, कच्चा सच्चा डर। बच्चे यह देखकर हैरान थे। जिन लोगों से वे कुछ पल पहले कांप रहे थे, वही लोग अब एक साधारण मास्टर के सामने सिर झुकाकर हथियार छोड़ रहे थे। आतंकियों का सरदार जमीन पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बाकी लोगों को भी इशारा किया, हथियार छोड़ दो, हमें जीना है। बाकी आतंकी भी मानो उसी आदेश का इंतजार कर रहे थे। वे सब एक साथ खड़े हुए, अपने हथियार दूर फेंके और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। बाहर पुलिस तैयार खड़ी थी, लेकिन उन्हें गोलियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। 20 आतंकी खुद अपने हथियार छोड़कर हाथ ऊपर उठाए बाहर निकले और पुलिस के सामने घुटनों के बल बैठ गए। गांव के लोग और पुलिस वाले हैरान थे कि इतने खूंखार आतंकवादी इतनी आसानी से कैसे हार मान गए। उन्हें यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। लेकिन कमरे में बैठे मास्टर जी जानते थे कि यह चमत्कार नहीं था, यह उनके अतीत का बोझ था। वह खौफनाक नाम जो उन्होंने पीछे छोड़ने की कोशिश की थी, वही नाम आज फिर उनके सामने आ खड़ा हुआ था। बच्चे मास्टर जी की ओर देखने लगे। उनकी नजरें सवालों से भरी थीं। ये लोग आपसे क्यों डर गए मास्टर जी? लेकिन मास्टर जी कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे पर वही ठंडी शांति थी। उन्हें अंदर ही अंदर यह साफ समझ आ गया था, अब यहां मेरा रुकना नामुमकिन है। मेरी पहचान उजागर हो चुकी है। अगली सुबह गांव का नजारा बदला हुआ था। रात भर की दहशत के बाद सूरज की पहली किरणें जैसे राहत लेकर आई थी। पुलिस ने आतंकियों को पकड़ लिया था। गांव वालों ने चैन की सांस ली थी और बच्चे सुरक्षित अपने घर लौट गए थे। पूरे गांव में मास्टर जी की चर्चा थी। लोग कह रहे थे,
अगर मास्टर जी न होते तो आज हमारे बच्चे बचते नहीं। किसी ने उन्हें भगवान का रूप कहा, किसी ने रक्षक देवता। लेकिन मास्टर जी इन बातों से दूर चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठे थे। उनके हाथ में किताब थी, मगर उनकी नजरें शब्दों पर टिकी नहीं पा रही थी। उनका मन बार बार कल रात के उस दृश्य में लौट जाता, वह टैटू जो अब छिपा नहीं रह पाया था। वह जानते थे कि यह गांव कितना ही सीधा साधा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ की दीवारें भी बातें करती हैं। कल जो कुछ आतंकियों के साथ हुआ, उसकी चर्चा अब पूरे इलाके में फैल जाएगी, और एक दिन यह खबर उनके पुराने दुश्मनों या किसी ऐसे हाथ तक पहुंचेगी जिसे वे सालों पहले मिटा चुके थे। फिर वही सब दोहराया जाएगा, वही खून, वही साया। गांव वाले बाहर उनके सम्मान में बातें कर रहे थे, मगर उनके भीतर एक भारी बेचैनी पल रही थी। उन्होंने सोचा था कि यह गांव उनके लिए आखिरी ठिकाना होगा, जहां वे हत्यारे की जिंदगी छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह जी सकेंगे। लेकिन अब यह ठिकाना भी सुरक्षित नहीं रहा। रात के समय जब सब सो चुके थे, मास्टर जी अकेले चौपाल पर आकर बैठ गए। हवा ठंडी थी, तारे चमक रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने खुद से कहा, क्या मैं सचमुच कभी इंसान बन पाया, या सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रहा था? बच्चों ने मुझे गुरु कहा। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ, तो क्या वे अब भी मुझे मास्टर जी कहेंगे? नहीं, वो डरेंगे, मुझसे दूर भागेंगे। उनकी आंखों के सामने बच्चों की मासूम सूरतें तैरने लगीं। वे उन्हें धोखा नहीं देना चाहते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। इससे पहले कि सच्चाई इस गांव तक पहुंच जाए, मुझे इनसे दूर जाना होगा। सुबह का सूरज धीरे धीरे गांव की गलियों में उतर रहा था। हवा में ताजा मिट्टी और ओस की खुशबू खुली हुई थी। बच्चे अब भी मास्टर जी के बारे में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि उनके मास्टर जी सबसे बहादुर हैं, तो कोई उन्हें अपने सपनों का हीरो मान रहा था। गांव की औरतें उनके दरवाजे पर हल्दी दूध लेकर आ रही थी ताकि उनका सम्मान कर सकें, लेकिन मास्टर जी दरवाजा खोल ही नहीं पाए। अंदर उनकी झोपड़ी में अजीब सी खामोशी थी। मेज पर रखी किताबें, कोने में पड़ा ब्लैक बोर्ड और बच्चों की कॉपियां, सब उन्हें देख रहे थे जैसे उनसे सवाल कर रहे हों। मास्टर जी धीरे धीरे उठे और अपनी पुरानी थैली निकाली। उसमें कुछ कपड़े डाले, 2-4 किताबें रखी और एक पुराना पेन रखा जिसे बच्चे उन्हें तोहफे में दिया करते थे। हर चीज को हाथ में लेते वक्त उनके दिल में टीस उठती थी। क्या मैं सचमुच इनसे दूर जा पाऊंगा, इन बच्चों को छोड़ पाऊंगा? लेकिन उनके भीतर से आवाज आई, हाँ यही सही है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो ये गांव मेरे अतीत की आग में जल जाएगा। उन्होंने झोपड़ी के दरवाजे पर आखिरी बार नजर डाली। मिट्टी की दीवारें, टूटी खिड़की और अंदर फैली हुई किताबों की खुशबू, सब कुछ उन्हें यादों में हमेशा के लिए कैद हो गया। उसके बाद उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को जगाए गांव छोड़ने के लिए कदम बढ़ाए। मिट्टी की पगडंडियों पर उनके पैरों के निशान उभरते और धीरे धीरे धुंधले होते चले गए। गांव अब भी सो रहा था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि उनका मास्टर जी, उनका गुरु, उनका रक्षक चुपचाप हमेशा के लिए जा रहा है। उनकी पीठ पर थैला था, पर उनके दिल पर अतीत का बोझ और भविष्य का डर। वह जान चुके थे कि उनकी जिंदगी का सच सिर्फ वही है, मौत का साया, मौन की परछाई। दूर दूर तक फैली पगडंडी पर मास्टर जी के कदमों की आहट मिट्टी को दबाती हुई सुनाई दे रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन मास्टर जी के दिल में बेचैनी का तूफान। उन्हें पता था कि यह विदाई स्थायी है। अब वह गांव, वह बच्चे, वह स्कूल, सब उनकी जिंदगी का हिस्सा होकर भी अतीत बन चुका है। तभी पीछे से किसी हल्के हल्के दौड़ने की आवाज आई। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मगर आवाज पास आती गई। उन्होंने झट से मुड़कर देखा। एक दुबला पतला लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 12-13 साल रही होगी, उनके पीछे पीछे आ रहा था। कौन? मास्टर जी ने सख्त आवाज में पूछा। लड़का हांफते हुए रुक गया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, आंखों में डर और दर्द का मिला जुला भाव था। वो मास्टर जी को देखता रहा, जैसे कोई भटकता यात्री अचानक अपनी मंजिल देख ले। अमित? मास्टर जी ने पहचान लिया। ये वही लड़का था जो गांव में हमेशा अकेला दिखाई देता। स्कूल आता तो सही, लेकिन अक्सर भूखा होता। बच्चे कभी कभी उसका मजाक उड़ाते, लेकिन मास्टर जी हमेशा उसे अपने पास बैठाकर खाना बांटते थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मास्टर जी ने गहरी आवाज में कहा। अमित की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे पास आया और बोला, मास्टर जी, मुझे अपने साथ ले चलिए। मास्टर जी चौंक गए। नहीं बेटा, तुम वापस गांव लौट जाओ। मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, ऐसी जगह जहां से लौटकर कोई नहीं आता। अमित ने रोते हुए कहा, मेरे लौटने के लिए कौन है गांव में? मेरा घर नहीं है, माँ बाप नहीं है, आप ही तो थे। किसी ने मुझे अपनाया नहीं। लोग बस काम करवाते और खाना फेंक देते। स्कूल जाता था तो आपसे मिलकर ही लगता था कि कोई मेरा अपना है। मास्टर जी की आंखों में पहली बार नमी छलकी। उन्होंने अपना अतीत याद किया, किस तरह उन्हें भी एक वक्त में अकेलापन निगल रहा था। उन्होंने भी अपना परिवार खोया था, उन्होंने भी इंसानियत से दूरी बना ली थी, पर अब यह छोटा बच्चा उनके सामने था, उसी दर्द की परछाई बनकर। उन्होंने गहरी सांस ली और अमित के कंधे पर हाथ रखा। ठीक है बेटा,
अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई नहीं है तो अब से मैं हूँ, लेकिन एक वादा करना होगा, तुम पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे और एक अच्छा इंसान बनोगे। अमित ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, मैं वादा करता हूँ मास्टर जी, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मास्टर जी मुस्कुराए। बहुत वक्त बाद उनके होंठों पर मुस्कान आई थी। उस रात पगडंडी पर दो साए थे, एक बड़ा और थका हुआ, दूसरा छोटा मगर उम्मीद से भरा हुआ। और इसी तरह मास्टर जी अब अकेले नहीं रहे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने जैसे ही आकाश को सुनहरा किया, मास्टर जी और अमित एक नई मंजिल की तलाश में निकल पड़े। उनके पास कोई ठिकाना नहीं था, न ही कोई बड़ा सपना, बस जरूरत थी गुमनाम जिंदगी जीने की। कई दिनों की यात्रा के बाद दोनों एक छोटे कस्बे में पहुंचे। यह कस्बा न तो पूरी तरह गांव था, न ही शहर। सड़कें टूटी फूटी थीं, बिजली अक्सर चली जाती थी और बाजार में कुछ ही दुकानें थीं। लेकिन यहाँ का एक फायदा था, यहाँ कोई उन्हें नहीं जानता था। मास्टर जी ने सोचा, यही सही जगह है, यहाँ मैं एक नए नाम और नए चेहरे के साथ रह सकता हूँ। उन्होंने कस्बे की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी झोंपड़ी किराए पर ली। उसी झोंपड़ी को उन्होंने एक साधारण सी दुकान का रूप दिया, जहाँ वो चाय, समोसे और साधारण खाना बनाने लगे। धीरे धीरे लोग उन्हें बावर्ची बाबू कहने लगे। पहले दिन ही अमित ने अपनी मासूम आंखों से पूछा, मास्टर जी अब आप पढ़ाएंगे नहीं? मास्टर जी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, बेटा अब जिंदगी ने मुझे एक नया काम दिया है। यहाँ लोग मुझे मास्टर जी नहीं बावर्ची बाबू कहेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा मास्टर रहूंगा। अमित ने भी अपनी जिम्मेदारी समझ ली। सुबह वह कस्बे के स्कूल जाता और शाम को दुकान पर लौटकर बर्तन धोता, ग्राहकों को चाय परोसता और हिसाब किताब में मदद करता। धीरे धीरे दुकान मशहूर हो गई। लोग कहते, बावर्ची बाबू के हाथ में जादू है, उनका खाना खाओ तो दिल खुश हो जाता है। और सच भी था, क्योंकि उनके खाने में सिर्फ मसाले नहीं बल्कि तजुर्बे और जज्बात भी घुले होते। अमित भी धीरे धीरे बदल रहा था। वह अब अकेला नहीं था। स्कूल में अच्छे अंक लाने लगा, आत्मविश्वास से बातें करने लगा और लोगों की मदद भी करता। कस्बे के बच्चे उसे अपना लीडर मानते। एक रात दुकान बंद करने के बाद दोनों झोंपड़ी के बाहर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। अमित ने कहा, मास्टर जी क्या कभी आपको डर नहीं लगता? आपका अतीत कहीं वापस आ गया तो? मास्टर जी कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, डर हर इंसान के साथ चलता है अमित, लेकिन असली ताकत यह है कि हम डर को अपने पैरों के नीचे दबा दें। याद रखो बेटा, जिंदगी में हमेशा सही रास्ता चुनना, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। अमित ने सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में मास्टर जी के लिए सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि पिता जैसी मोहब्बत भी झलक रही थी। 5 साल ऐसे ही गुजरे। अब दुकान पूरे कस्बे में मशहूर हो चुकी थी। लोग दूर दूर से बावर्ची बाबू के लजीज खाने का मजा लेने आते। और अमित, वह अब जवान हो चुका था, लंबा, मजबूत, पढ़ाई में होशियार और दिल से बेहद नेक। लोग कहते, अगर अमित न होता तो बावर्ची बाबू अकेले इतना बड़ा काम कभी न कर पाते। मगर नियति को चैन कहाँ। जिस तरह मास्टर जी का अतीत एक दिन गांव तक पहुंच गया था, उसी तरह अमित की मासूमियत और भलाई अब उसे ऐसे हादसे की ओर ले जा रही थी जो आने वाले समय में बावर्ची बाबू को फिर से उस रूप में ढकेलने वाला था जिसका नाम लेते ही अंडरवर्ल्ड कांप उठता था। कस्बे में बावर्ची बाबू और अमित की जोड़ी अब मशहूर हो चुकी थी। लोग सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि उनकी ईमानदारी और साफ-दिल व्यवहार के लिए भी उनसे मोहब्बत करने लगे थे। अमित पढ़ाई में भी अच्छा था और खेलों में भी। स्कूल का प्रिंसिपल तक अक्सर कहता, अगर इस लड़के को सही मौका मिले तो ये किसी बड़े शहर में जाकर चमक सकता है। लेकिन अमित के लिए सबसे बड़ी खुशी थी मास्टर जी के साथ रहना। वो कहता, मास्टर जी मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना ही अच्छा लगता है। लेकिन उसी कस्बे की परछाइयों में एक अंधेरा पल रहा था। वहाँ एक लोकल गैंग था जिसे सब शेरू गैंग के नाम से जानते थे। शेरू नाम का गुंडा और उसके साथी कस्बे के ठेके, कारोबार और यहाँ तक कि मासूम लड़कियों तक पर कब्जा जमाए बैठे थे। लेकिन उनके पीछे सिर्फ स्थानीय ताकत नहीं थी बल्कि बड़े नेताओं और बाहरी माफिया तक का हाथ था। कस्बे से निकलने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं की जेब में जाता था। लोग डर से कुछ नहीं कहते, पुलिस उनकी जेब में थी, नेता उनके सर पर हाथ रखे बैठे थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय अमित ने देखा कि कस्बे की गली में कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। लड़की चिल्ला रही थी लेकिन आसपास खड़े लोग चुप थे। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि कुछ बोले। अमित का खून खौल उठा। उसने दौड़कर उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ दो उसे, अमित गरजा। गुंडों ने हंसकर उसे धक्का दिया। ओरे ओ, बड़ा हीरो बनता है, तुझे पता है हम कौन हैं? लेकिन अमित पीछे नहीं हटा। उसने एक को जोर से मुक्का मारा, दूसरा गिरा दिया। भीड़ हक्की बक्की रह गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई लड़का शेरू गैंग के लोगों पर हाथ डाल देगा। लड़की भाग निकली, लेकिन उस दिन अमित ने अनजाने में अपने लिए एक बड़ी मुसीबत बुला ली थी। गली में खड़े लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, अब ये लड़का नहीं बचेगा,
शेरू गैंग उसे छोड़ने वाला नहीं। अमित को अंदाजा था कि उसने आग को छेड़ दिया है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा संतोष भी था, क्योंकि उसने सही काम किया था। रात को जब वह ठेले पर लौटा, मास्टर जी ने उसकी आंखों में बेचैनी देखी। क्या हुआ अमित, तू इतना चुप क्यों है? अमित ने पहले छुपाने की कोशिश की, लेकिन मास्टर जी की नजरों से कुछ नहीं बचता। धीरे धीरे उसने सारा किस्सा बता दिया। मास्टर जी कुछ देर तक खामोश रहे। उनकी आंखें गहरी होती जा रही थीं, जैसे उनमें तूफान पल रहा हो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा तूने सही किया, लेकिन याद रख, सही रास्ता कभी आसान नहीं होता। अमित को तब तक समझ नहीं आया था कि यह लड़ाई सिर्फ एक गली तक नहीं रहने वाली, यह पूरे कस्बे के भविष्य को हिला देने वाली थी। शाम हो चुकी थी। बावर्ची बाबू अपने ठेले पर ग्राहकों को खिला रहे थे और अमित पास ही प्लेटें समेट रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कस्बे की हवा में हल्की सी बेचैनी तैर रही थी। मास्टर जी की नजरें बार बार अमित पर टिक रही थी। उनके मन के भीतर कहीं गहरी आशंका जाग रही थी, जैसे आने वाला तूफान अब दरवाजे तक पहुंच चुका हो। उधर शेरू गैंग के ठिकाने पर हलचल मच गई थी। शेरू और उसके गुर्गे गुस्से से पागल हो रहे थे। उस छोटे लौंडे ने हमारे आदमी पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? शेरू गरजा। एक साथी बोला, भाई पूरा कस्बा देख रहा है, अगर हमने उसे छोड़ा तो हमारी दहशत खत्म हो जाएगी। शेरू ने गालियों की बौछार करते हुए बोला, कल सुबह से पहले वो लड़का हमारे सामने होना चाहिए, चाहे जिंदा चाहे अधमरा। उस रात अमित देर से घर लौटा। उसके चेहरे पर थकान और मन में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो मास्टर जी के सामने कुछ बोलना नहीं चाहता था। उसने खाना चुपचाप खाया और सोने चला गया, मगर मास्टर जी को नींद नहीं आई। उनका दिल बार बार कह रहा था कि यह घटना यहीं नहीं रुकेगी। अगले दिन स्कूल से लौटते समय अमित ने महसूस किया कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसने कई बार मोड़ बदलने की कोशिश की, लेकिन परछाइयां उसके साथ बनी रहीं। डर और बेचैनी के बीच वो किसी तरह ठेले तक पहुंच गया। मास्टर जी, उसकी सांसें तेज थीं, कोई मेरा पीछा कर रहा था। बावर्ची बाबू ने उसे गौर से देखा। उनकी आंखें गहरी और सख्त हो चुकी थीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अब से अकेले मत चलना बेटा, और अगर कुछ भी हो तो सीधे मेरे पास आना। उस रात ठेले के पास एक साया ठहरा रहा। कोई ग्राहक नहीं था, पर मास्टर जी को मालूम था कि नजरें उन पर टिकी हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और भीतर से महसूस किया कि उनकी शांत जिंदगी की नींव अब हिलने लगी है। उनके लिए सबसे बड़ी चिंता अब खाना पीना या ठेले का धंधा नहीं था। उनकी सबसे बड़ी चिंता अमित था। सुबह का वक्त था। कस्बे की तंग गलियों में बच्चे खेल रहे थे और औरतें पानी भरने के लिए कतार में खड़ी थीं। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन परछाइयों में खौफ धीरे धीरे खुल रहा था। अमित स्कूल से लौट रहा था। उसके साथ सुनैना भी थी। दोनों हंसते बोलते चल रहे थे। सुनैना ने कहा, अमित, उस दिन अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं। अमित ने हंसकर कहा, आभारी होने की जरूरत नहीं। अगर मैं चुप रहता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। लेकिन तभी गली के मोड़ से 4 बाइकें धड़धड़ाती हुई निकली। उन पर शेरू गैंग के गुंडे बैठे थे। सबके चेहरों पर डरावनी मुस्कान और हाथों में रॉड, चाकू और डंडे थे। अरे हीरो, उनमें से एक चिल्लाया, बहुत बचाव करता है लड़कियों का, चल अब तेरा हिसाब बराबर करते हैं। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। सुनैना का हाथ कसकर पकड़ते हुए वो पीछे हटने लगा, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। चारों तरफ से बाइकें और गुंडे घेर चुके थे। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी बीच में बोलने की। सब जानते थे कि शेरू गैंग से उलझना मतलब मौत को दावत देना है। अमित ने हिम्मत जुटाई और बोला, अगर मुझसे बदला लेना है तो लो, लेकिन सुनैना को छोड़ दो। गुंडों ने जोर से हंसते हुए कहा, सुनैना, अब तो वही हमारी पहली मेहमान बनेगी, तू तो बाद में काम आएगा। सुनैना सिहर गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अमित का खून खौल गया। उसने चिल्ला कर कोई उंगली भी लगाई तो जान से मार दूंगा, लेकिन उसकी आवाज उस भीड़ में गुम हो गई। गुंडों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पीटने लगे। सुनैना चीख रही थी। अमित का शरीर लहूलुहान हो रहा था और तमाशबीन लोग चुप खड़े थे। उसी वक्त गली के आखिर से एक बूढ़ा आदमी आता दिखा, बावर्ची बाबू। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, लेकिन एक गहरी खामोशी थी। उन्होंने देखा कि उनका अमित खून में लथपथ है। उनकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं, जैसे अंदर का तूफान बाहर निकलने को तैयार हो। भीड़ में से किसी ने धीमे स्वर में कहा, अरे ये तो वही बावर्ची है, बेचारा क्या करेगा, ये लड़ाई उसकी नहीं है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि बावर्ची बाबू कौन है। और सबसे बड़ा झूठ यही था कि ये लड़ाई उनकी नहीं है, क्योंकि अब ये लड़ाई उनके बेटे जैसे अमित की थी। गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल अमित की कराहें और सुनैना की चीखें सुनाई दे रही थी। गुंडे हंसते हुए उसे घसीट रहे थे। भीड़ चुप थी।
सबको लग रहा था कि अब यहाँ से सिर्फ मौत निकलेगी, या अमित की या सुनैना की। तभी बावर्ची बाबू धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदम भारी थे, लेकिन उनकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था। वो भीड़ को चीरते हुए बीचों बीच पहुंच गए। बस करो। उनकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे ही वो गुंडों के कानों में गूंजी, सभी कुछ पल के लिए ठिठक गए। अबे हट बुजुर्ग, ये तेरा मामला नहीं है। एक गुंडा गुर्राया और डंडा उठाकर उनकी तरफ बढ़ा। अगले ही पल डंडा उनके हाथ से हवा में उड़ चुका था। बावर्ची बाबू ने एक ही झटके में उसका कलाई मरोड़ दी। हड्डी टूटने की आवाज गली में गूंजी। गुंडा चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। भीड़ हक्की बक्की रह गई। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ये बुजुर्ग, जिसे सब बावर्ची बाबू कहते हैं, इस तरह का वार कर सकता है। बाकी गुंडे भड़क गए। मारो साले को। सभी एक साथ उन पर टूट पड़े। लेकिन फिर वही हुआ जो कभी किसी ने देखा नहीं था। बावर्ची बाबू का शरीर जैसे हवा में खुल गया। उनके हाथ पांव बिजली की तरह चल रहे थे। हर वार नपा-तुला, हर चोट सीधी नसों और हड्डियों पर। 3 गुंडे पलक झपकते ही जमीन पर गिर चुके थे। कोई अपनी टांग पकड़कर तड़प रहा था, कोई सांस नहीं ले पा रहा था। सुनैना ने आंसुओं के बीच पहली बार देखा। उस बूढ़े आदमी की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उनमें इंसान नहीं, कोई भयानक जानवर बसता हो। अमित जमीन पर पड़ा कराह रहा था, लेकिन उसने अपने गुरु को देखा और समझ गया कि ये वही असली चेहरा है जिसे मास्टर जी ने हमेशा छिपा कर रखा था। कुछ ही पलों में पूरा माहौल बदल चुका था। गली में जो लोग अभी तक तमाशा देख रहे थे, उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें लगा जैसे मौत खुद उनके बीच उतर आई है। आखिरकार शेरू गैंग के बाकी गुंडे कांपते हुए पीछे हटने लगे। ये आदमी कौन है? उनमें से एक हकलाते हुए बोला। बावर्ची बाबू आगे बढ़े। उनके हाथ खून से सने थे, लेकिन उनकी चाल वैसी ही शांत थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, यह कस्बा मेरा है। अगर किसी ने इन बच्चों की तरफ देखा भी, तो समझ लेना कि मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। सन्नाटा। गुंडे अपने घायल साथियों को उठाते हुए भाग खड़े हुए। भीड़ जड़ हो चुकी थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, यह आदमी आखिर है कौन? बावर्ची बाबू झुककर अमित को अपनी बाहों में उठाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा पत्थर सा कठोर था। चलो बेटा, घर चलते हैं। गली में पहली बार लोगों ने महसूस किया, शेरू गैंग से बड़ा कोई खतरा यहाँ मौजूद है। रात गहरी हो चुकी थी। कस्बे के कोने कोने में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी। बावर्ची बाबू ने शेरू गैंग को तोड़ डाला। लोगों की आंखों में खौफ और जिज्ञासा दोनों थे। हर कोई कानाफूसी कर रहा था। वो कौन है? इतनी ताकत ये किसी आम आदमी की नहीं हो सकती। क्या वो वही? बात अधूरी छूट जाती, लेकिन डर सबके दिलों में उतर चुका था। उधर शेरू गैंग का ठिकाना आग की तरह भड़क रहा था। घायल गुंडे कराह रहे थे और शेरू खुद अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसके माथे पर पसीना था। तू पागल हो गया है क्या? 10-10 साल से हमने इस कस्बे में राज किया है, और आज एक बूढ़ा हमें धूल चटा गया। उसके दाहिने हाथ ने गुस्से से कहा। शेरू चुप था। उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ उसी ने महसूस किया था। तुम लोग नहीं समझोगे, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में वो आंखें मैंने पहले भी देखी हैं, बहुत साल पहले, जब पूरा शहर 2 दिनों में खून से भर गया था। उसके आदमी चौंक पड़े। क्या मतलब भाई? कौन था वो? शेरू ने एक गहरी सांस ली। लोग उसे राष्ट्रहंता कहते थे, नेशन किलर। गैंग के बाकी गुंडे सन्न रह गए। वो तो बस किस्सा था ना, लोग बच्चों को डराने के लिए बोलते हैं। नहीं, शेरू गरजा, वो किस्सा नहीं था। मैंने खुद देखा है, और वो वही आदमी है, वही बूढ़ा बावर्ची। कमरे में सन्नाटा फैल गया। किसी के गले से आवाज नहीं निकली। अगर यह सच था तो उनके लिए खेल अब शुरू नहीं, बल्कि खत्म हो चुका था। लेकिन शेरू के पीछे सिर्फ उसका गैंग ही नहीं, बल्कि बड़े नेता भी खड़े थे। अगले ही पल उसने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई। हाँ शेरू, बोल, क्या हाल है? शेरू ने कांपते स्वर में कहा। नेताजी, मामला हाथ से निकल रहा है। वो बावर्ची बाबू असल में वही है, राष्ट्रहंता। फोन के उस पार कुछ पल चुप्पी रही, फिर हंसी गूंजी। अगर वो वाकई वही है तो ये और अच्छा है। हमें उसे खत्म करना ही होगा, वरना हमारी पूरी तिजोरी और सियासत डूब जाएगी। तैयार हो जाओ, अब ये खेल बड़ा होगा। शेरू के चेहरे पर डर और लालच दोनों चमक उठे। ठीक है नेताजी, अब हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस रात पूरा कस्बा सन्नाटे में डूबा रहा, लेकिन हर गली, हर मोड़ पर शेरू गैंग के आदमी तैनात होने लगे, और पुलिस भी खामोश रहकर
उनकी मदद करने लगी। मगर किसी को पता नहीं था कि उसी रात बावर्ची बाबू अमित के बिस्तर के पास बैठे थे, उसकी पट्टियां बदल रहे थे और उनके चेहरे पर वही चुप्पी थी जो किसी आने वाले तूफान से पहले की होती है। अस्पताल के उस कमरे में अंधेरा पसरा हुआ था। हल्की सी ट्यूबलाइट की रोशनी में अमित का चेहरा फीका और पीला लग रहा था। उसका शरीर घावों से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही मासूम जिद थी। मास्टर जी, उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, आप कुछ मत कीजिए, बस मुझे बचा लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। बावर्ची बाबू ने उसके माथे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में पहली बार नमी तैर गई। बेटा, तू अब मेरा परिवार है और परिवार के लिए मैं किसी को भी छोड़ता नहीं। इतना कहकर वो खिड़की से बाहर देखने लगे। बाहर अंधेरी रात थी, लेकिन उनके जहन में अतीत की आग भड़क रही थी। उन्हें याद आ रहा था कैसे कभी उन्होंने 2 दिन में पूरे माफिया साम्राज्य को खत्म कर दिया था, कैसे उस खून खराबे ने उनकी रूह तक जला दी थी। तभी उन्होंने सब छोड़कर ये सादा जिंदगी चुनी थी। लेकिन अब उनके सामने फिर वही सवाल खड़ा था, क्या वो दोबारा वही रास्ता चुनेंगे? सुबह होते ही उन्होंने ठेला बंद कर दिया। आसपास के लोगों ने पूछा, बाबूजी, आज खाना क्यों नहीं बना रहे? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आराम चाहिए, और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। अंदर उन्होंने अपना पुराना थैला खोला। उसमें अभी भी उनके बीते दिनों की पहचान दबी हुई थी। भारी हथियारों के बीच उनकी नजर उस छोटे से चाकू पर ठहर गई, वो चाकू जिसने उनके हाथों कई बार मौत लिखी थी। उन्होंने उसे हाथ में लिया और उनकी आंखों में वही पुरानी ठंडक लौट आई। लेकिन इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ बदला नहीं था, इस बार उनका लक्ष्य था अपने देश की गंदगी साफ करना। इसी बीच पुलिस थाने में हलचल मच गई। एक अधिकारी ने फोन काटते हुए कहा, ऊपर से आदेश है, उस बावर्ची को हर हाल में पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा। दूसरा अफसर हंसते हुए बोला, जिंदा? अरे भैया, वो अगर सच में वही है जो हम सोच रहे हैं तो जिंदा पकड़ना तो भूल ही जाओ। और वाकई उसी रात कस्बे की सड़कों पर वो परछाई निकल चुकी थी जिसे लोग समझ रहे थे कि अब कभी लौटेगी ही नहीं। रात का सन्नाटा कस्बे पर छाया हुआ था। गलियों में कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी सन्नाटे में मौत का एक साया धीरे धीरे घूम रहा है। बावर्ची बाबू अपने पुराने बैग के साथ उस थाने के सामने खड़े थे जहां कभी उन्होंने पुलिस को पीटा था और जहां से नेताओं को जानकारी जाती थी। उनकी आंखें स्थिर थीं, जैसे वो गिनती कर रहे हो कि अंदर कितनी जाने हैं। आज पहला बार यहीं से होगा, उन्होंने खुद से बुदबुदाया। धीरे से गेट खुला। गार्ड सिगरेट पी रहा था। एक झटके में उसका गला दबा और वो जमीन पर गिर पड़ा। किसी को आवाज तक नहीं हुई। अंदर कदम रखते ही उन्हें वही गंध आई, भ्रष्टाचार की। शराब की बोतलें, बिखरे नोट और बेफिक्र बैठे अफसर। इस थाने को लोग कानून का घर कहते हैं। उनकी आंखें ठंडी हो गईं। लेकिन ये तो कसाई खाना है। कुछ ही मिनटों में चीखों की गूंज उस इमारत में भर गई। लेकिन बाहर कस्बे में शांति थी, जैसे किसी ने मौत को अपने कंधे पर बिठाकर रास्ता तय कर लिया हो। जब सन्नाटा टूटा, तब तक थाने का हर अफसर जमीन पर पड़ा था। किसी के हाथ टूटे थे, किसी की टांगे, किसी का चेहरा पहचान से बाहर। लेकिन बावर्ची बाबू ने उन्हें मारा नहीं, सिर्फ इतना तोड़ा कि उनकी जिंदगी भर की अकड़ मिट जाए। थाने के मुखिया को कुर्सी पर बांधकर उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नाम बता, किसके लिए काम करता है तू? ये कस्बा किसके हाथों बिक चुका है? डर से कांपते हुए उस अफसर ने सब उगल दिया। नेताओं के नाम, बड़े ठेकेदारों के नाम और वो मंत्री जिनकी वजह से ये गंदगी पूरे शहर में फैली थी। बावर्ची बाबू ने चुपचाप एक कागज पर सब लिखा और कहा, अब ये खेल ऊपर तक जाएगा। फिर उन्होंने अफसर के टेबल पर वो फाइल छोड़ी जिसमें नेताओं और पुलिस के गुनाह लिखे थे, और आखिरी पंक्ति में लिखा, ये शुरुआत है, अब बारी तुम्हारे मालिकों की है। सुबह होते ही पूरे थाने का हाल देखकर कस्बा हिल गया। पुलिस वाले कराहते हुए मिले। फाइल खुली पड़ी थी और फाइल पर लिखा नाम सबको दहशत में डाल गया। लोग विस्पर करने लगे, ये वही है, राष्ट्रहंता लौट आया है। सुबह की पहली किरणों के साथ ही पूरा कस्बा हड़कंप में था। हर अखबार की सुर्खियों में सिर्फ एक ही खबर थी, राष्ट्रहंता लौट आया, थाने पर हमला, दर्जनों अफसर अपंग। टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी। कुछ उसे आतंकी कह रहे थे, कुछ उसे देशद्रोही, लेकिन लोगों की भीड़ चुपचाप मुस्कुरा रही थी। अंदर ही अंदर वो जानते थे, ये आदमी उनके लिए भगवान से कम नहीं। इसी बीच राजधानी के मंत्री भवन में हड़कंप मच गया। केंद्रीय मंत्री, जो इस पूरे गंदे कारोबार का सरदार था, अपने चेंबर में टहल रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सर, हमें तुरंत सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, एक अफसर बोला। मंत्री ने गुस्से में टेबल पर हाथ पटका। कितनी सुरक्षा दोगे? ये वही आदमी है जिसने अकेले पूरे माफिया साम्राज्य को 2 दिन में मिटा दिया था। तुम समझ भी रहे हो इसका मतलब?
अगर उसने ठान लिया तो चाहे 100 कमांडो लगा दो, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसी घबराहट में उन्होंने सेना से मदद मांगी और उधर सेना के खुफिया विभाग में एक गुप्त वार्ता हो रही थी। फोन पर वही पुराना रहस्यमयी स्वर गूंजा, राष्ट्रहंता लौट आया है, लेकिन याद रखो, इस बार वो सिर्फ बाहर के दुश्मनों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी खतरा है। बावर्ची बाबू उस समय अपने छोटे से कमरे में बैठे थे। अमित अस्पताल में धीरे धीरे ठीक हो रहा था। मास्टर जी ने उसकी हथेली पकड़कर कहा, तू डर मत बेटा, ये गंदगी में मिटाकर रहूंगा। जो तेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा। उन्होंने अपने थैले से एक नक्शा निकाला। उस नक्शे पर लाल गोले बने थे, वो सारी जगहें जहां मंत्री और उसके गुर्गों का कारोबार चलता था। उन्होंने धीरे धीरे उन पर निशान लगाया और बुदबुदाए, एक एक करके हर गंदगी को साफ करूंगा। इसी रात पहली बार राजधानी की सड़क पर उनकी परछाई दिखी। एक काले दुपट्टे से मुंह ढंके उन्होंने उस मंत्री की हवेली के सामने कदम रखा। गेट पर पहरा था, लेकिन उनकी चाल से लग रहा था जैसे मौत खुद चल कर आ रही हो। पहला वार हुआ, सुरक्षा जवान जमीन पर गिरा बिना कोई आवाज निकाले। दूसरा वार, लाइटें गुल हो गई, हवेली अंधेरे में डूब गई। अंदर मंत्री घबराकर फोन मिलाने लगा। तभी कमरे की खिड़की खुली और बावर्ची बाबू की परछाई कमरे में उतरी। मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गई। तू कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। बावर्ची बाबू ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जिसे तूने भुला दिया था वही तेरी यादों का डर बनकर लौटा है। उससे पहले कि मंत्री कुछ कर पाए, उसकी मेज पर एक कागज फेंका गया। उस पर लिखा था, तेरी गिनती शुरू हो चुकी है। और जैसे ही मंत्री ने नजर उठाई, कमरा खाली था। सिर्फ दीवार पर एक खून से बना हुआ निशान चमक रहा था, वही पुराना प्रतीक जिसने कभी पूरे अंडरवर्ल्ड को 2 दिन में खत्म कर दिया था। मंत्री के पसीने छूट गए। उसने अपने आदमियों को बुलाकर चिल्लाया, उसे ढूंढो। किसी भी कीमत पर अगर वो जिंदा रहा तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन मंत्री ये भूल चुका था, राष्ट्रहंता को ढूंढना आसान नहीं, वो सिर्फ सामने आता है जब वो चाहता है। राजधानी की हवा इन दिनों जहरीली हो चुकी थी। हर तरफ बावर्ची बाबू की चर्चा थी। कोई उसे राक्षस कह रहा था, कोई देश का दुश्मन, और कुछ चुपचाप मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि वो जिंदा रहे, क्योंकि वही असली न्याय दे रहा था। मंत्री के हवेली के चारों तरफ अब सेना जैसी सुरक्षा तैनात थी। मशीन गन, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, सीसीटीवी कैमरे, सब कुछ लगाया गया। लेकिन मंत्री की नींद हर रात टूट जाती थी, क्योंकि उसे डर था कि वो छाया कभी भी उसके सामने आ सकती है। उधर मास्टर जी अपने छोटे से कमरे में अमित के पास बैठे थे। अमित अभी भी कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल तैर रहा था। बाबूजी, आप कौन हैं? सब क्यों आपसे डरते हैं? कल डॉक्टर भी जब आपको देख रहे थे तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। मास्टर जी कुछ देर खामोश रहे। उनकी आंखों में पुरानी यादें चमक उठी, खून से सनी सड़कों की, टूटती इमारतों की, और एक अकेले आदमी की परछाई की जिसने पूरे साम्राज्य को जला डाला था। धीरे से उन्होंने अमित के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं कौन हूँ ये जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है। बस ये जान ले, तू अब मेरा बेटा है, और मैं कसम खाता हूँ तेरे साथ जो हुआ वैसा किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। अमित की आंखों में आंसू थे। वो अब तक अनाथ था, लेकिन उस दिन पहली बार उसने अपनेपन का बोझ महसूस किया। उस रात मास्टर जी ने अपना पुराना थैला खोला। उसमें से उन्होंने एक कागज निकाला, वो फाइल जो उन्होंने पुलिस स्टेशन से उठाई थी। उसमें मंत्री और उसके नेटवर्क का सारा काला सच था। हवेलियां, फैक्ट्री, हत्याएं और लड़कियों की तस्करी से लेकर नेताओं तक की लिप्तता। उन्होंने एक एक पन्ने पर लाल गोला बनाया और फुसफुसाए, अब बारी है जड़ काटने की। अगली सुबह राजधानी की भीड़ भाड़ में एक छोटा सा ठेला दिखा, बावर्ची भोजनालय। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस ठेले के पीछे वही आदमी खड़ा है जिसे पूरा सिस्टम ढूंढ रहा है। वो धीरे धीरे लोगों से मिलता, बातें करता और भीड़ में घुल जाता, लेकिन उसकी नजर हमेशा हवेली की तरफ रहती। रात होते ही उसने पहला कदम उठाया। पहले उन फैक्ट्रियों पर वार हुआ जहां मंत्री का काला कारोबार चलता था। देखते ही देखते 3 गोदाम जलकर राख हो गए। पुलिस के पहुंचने से पहले ही सब कुछ खाक हो चुका था। किसी ने उसे आते नहीं देखा, जाते नहीं देखा, लेकिन हर जगह सिर्फ वही पुराना खून से बना प्रतीक रह जाता था। मंत्री के हाथ पांव अब सच में कांपने लगे। उसने गुस्से में अपने सिक्योरिटी हेड से कहा, उसे पकड़ो, किसी भी हालत में पकड़ो, वरना अगली लाश मेरी होगी। सिक्योरिटी हेड ने धीमी आवाज में कहा, सर, शायद अब हम नहीं रोक पाएंगे। जो आदमी मौत से भी तेज चलता है उसे इंसान नहीं रोक सकता। मंत्री ने उसकी गर्दन पकड़ ली और चिल्लाया, चुप कर, वो आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा। लेकिन दिल के अंदर मंत्री को पता था वो आएगा, और जब आएगा तो मौत बनकर आएगा।
उधर मास्टर जी अब हवेली में घुसने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उन्होंने नक्शा देखा, गार्ड्स की ड्यूटी लिस्ट जुटाई और सभी कैमरों का ब्लाइंड स्पॉट याद कर लिया। उनकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी, सिर्फ आग थी। उन्होंने अपने बैग से वही 4 हथियार निकाले, 3 वापस रख दिए, सिर्फ एक खंजर हाथ में लिया और बुदबुदाए, अब खेल खत्म। धीरे धीरे उन्होंने अपनी चाल शुरू की। किसी को कोई आवाज तक नहीं सुनाई दी। जो भी उनके रास्ते में आया वो सिर्फ हल्की सी सरसराहट सुन पाया और अगले पल गला काटा जा चुका था। खून की धारें हवेली की सफेद दीवारों को लाल कर रही थी। कमरे के अंदर संगीत रुक गया। अचानक बिजली गुल हो गई, पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई और अंधेरे में सिर्फ मास्टर जी की आवाज गूंजी। 70 साल के साम्राज्य को 2 दिन में गिरा दिया था। तेरा तो खेल 2 घंटे का है। भीड़ चीखते भागते बाहर भागने लगी। गार्ड्स ने गोलियां चलाईं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ अपना ही आदमी मरता दिखा। कोई कहता भूत है, कोई चिल्लाता ये इंसान नहीं है। मंत्री के कमरे तक खून की गंध पहुंच गई। वो पसीने से भीग गया। हाथ कांपते हुए उसने अपनी बंदूक उठाई और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अगले ही पल दरवाजे के पीछे से एक खंजर आर पार हुआ। दरवाजा खुला और सामने मास्टर जी खड़े थे, आंखों में वही नर्क की आग, जिस आग को देखकर कोई भी इंसान जीते जी मर जाए। मंत्री जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, प्लीज, मैं सब बता दूंगा, सब छोड़ दूंगा, मुझे मत मारो। मास्टर जी ने धीरे से उसके कॉलर को पकड़ा और फुसफुसाए, तूने उन मासूम बच्चियों की चीखें सुनी थी, उनका खून देखा था? नहीं ना, तो अब तू वही सब महसूस करेगा। इसके बाद हवेली के अंदर चीखों का तूफान उठा। एक एक कर मंत्री के गुर्गे, उसके साथी और आखिर में खुद मंत्री, सबका वही अंजाम हुआ। किसी को गोली से मौत नहीं मिली, हर किसी को वही नर्क का दर्द चखना पड़ा जो उन मासूम लड़कियों ने सहा था। सुबह जब मीडिया और मिलिट्री पहुंचे तो हवेली अब सफेद नहीं रही, वो पूरी तरह लाल हो चुकी थी। दीवारों, फर्श और छत तक पर खून था और बीच में मंत्री की लाश पड़ी थी। उसके सीने पर खंजर गड़ा था और खंजर के पास खून से लिखा था, अब बारी देश की सफाई की है। मिलिट्री के अफसर सन्न खड़े रह गए। एक आदमी अकेला, और इतना? किसी ने धीरे से कहा, ये इंसान नहीं है, ये मौत का दूसरा नाम है। उधर मास्टर जी भीड़ और अफरा तफरी में हवेली से गायब हो चुके थे। वो वापस अपने छोटे कस्बे पहुंचे। अमित अभी भी अस्पताल में था। मास्टर जी ने उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तू ठीक हो जा बेटा, अब इस देश का कर्ज उतारना है। और उनकी आंखों में अब एक नया वादा था। अब सिर्फ एक एक गैंग या मंत्री नहीं, पूरे सिस्टम को साफ करना है।